बारे में हम लोगों ने लिया था। आज आगे कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान और भारत की मध्य सीमाओं के बारे में, ठीक है। उनके राज्यों के संदर्भ में कुछ चर्चा हम लोग की हुई थी, उसी में हम लोग आगे करते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, और चीन के बारे में तो देखा कि तीन वैसे मूल रूप से चीन की और भारत के मध्य में जो सीमा रेखा है वो तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो पूर्वी, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पश्चिमी सीमा क्षेत्र, है ना। तो सबसे ज़्यादा विवाद भारत किसकी प्रमाणिकता को नहीं मानता है। जो लद्दाख वाली सीमा है चीन की, जो 1962 में चीन के युद्ध में, भारत चीन युद्ध में जो चीन ने अधिकृत कर लिया था, और चीन जो वर्तमान समय में जिस रेखा को मानता है अपना मानक रेखा, मतलब जो है अपनी बाउंड्री लाइन, उसे भारत प्रमाणिकता नहीं देता है ना। यही बात तो देखी थी। और देन इसके बाद देखा था कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र हमको पड़ता है, जो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है चीन और भारत के मध्य में, वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की होती है। तो इसमें बहुत कम विवाद है, ज़्यादा विवाद इस मुद्दे को लेकर के नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में विवाद है ना। मकमोहन रेखा को भारत तो मानता है लेकिन चीन उसकी पुष्टि नहीं करता है ना। ये बातें हो चुकी हैं हम लोगों की। और अब आगे बात कर रहे थे सेल्ट रेड क्लिफ के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे, यहीं पे थे हम, हैं। आगे चलते हैं इसमें। चलिए, भारत पाकिस्तान सीमा, इसमें कुछ लिखे हैं आप लोग। अच्छा, रेड क्लिफ पंचायत द्वारा किया गया था, ठीक है। कारण स्वरूप इसे, परिणाम स्वरूप इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, या संज्ञा दी जाती है। यह सीमा रेखा पूर्णतया अध्यारोपित अर्थात मानवकृत एवं विवादित सीमा रेखा है। मानवकृत एवं विवादित सीमा रेखा है, जिसके कारण विवादित सीमा रेखा है, जिसके कारण 1948, 1965, 1971 तथा 1999 कितने युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के मध्य में? एक तो 48 में ही हो गया था, ठीक है, जो कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के था। जम्मू और कश्मीर का जो विषय है वो पहले ही, जैसे देश आज़ाद हुआ नहीं, पहली लड़ाई कर ली पड़ोसियों में, है। हालांकि ये लड़ाई जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से यानी सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रही, और खासतौर से मूल विषय इसका था जम्मू और कश्मीर, है ना। वही जो हिस्सा रहा है वही आज उस टाइम में क्या करते हैं कि क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है भारत में मिलने के लिए हरि सिंह ने जो समझौता किया था, उससे पहले उन लोगों ने, जब तक समझौता करके भारत सरकार उस पर अपना अधिकार जमा पाती, उसके पहले पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जम्मू एंड कश्मीर को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया था, ठीक है। और फिर जब ये अपना उसमें कब्जा छुड़ाने गए, तब तक विश्व समुदाय ने इसमें हस्तक्षेप किया, वहीं पर युद्ध विराम करना पड़ा। और युद्ध विराम की स्थिति में यह रहा कि जो जहां पे अपना अधिकार किए हुए है वो वहीं पर रह जाए। तो उस स्थिति में पाकिस्तान की बढ़त बनी हुई थी। तो पाकिस्तान तो पूरी लगभग काफ़ी हद तक बढ़त बना लिया था, लेकिन भारत युद्ध में बहुत हद तक खाली करा लेता है अपनी जमीन को, जो कि हरि सिंह ने अपने भारत में समझौता के तहत मिलाया था। तो इसी कारण से सीमा को मानता नहीं है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान मानता है, ना ही भारत मानता है। अब भारत का क्या है कि भाई पूरा हमारा है, उसमें आपने अधिकार किया हुआ है। पाकिस्तान का अपना मानना है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो आबादी तो मुस्लिमों की वहाँ ज़्यादा है, तो भाई हमको मिल जाना चाहिए, और हम तो जितना कब्जा किए हैं हमारा नुकसान ही है। उनका ये
उनका अपना तर्क है कि हमें और मिलना चाहिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर किसी एक के पक्ष में नहीं रहता, विवादित सीमा मान लेता है वो। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अक्सर देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारे राष्ट्र जब कोई मुद्दा चलता है तो उसमें भारत वाले हिस्से में इसको नहीं दिखाते। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक बार ऐसा किया था, और चीन तो आए दिन अपना दिखा लेता है, अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता है बार बार वो। तो ऐसे विवाद हमेशा बने रहते हैं, ये मूल विषय है विवाद का, ठीक है। तो इसको लेकर के, सीमा को लेकर के 1948 में 1965 की लड़ाई आप जानते ही हैं, 71 की लड़ाई आप जानते हैं, है ना। इसके अलावा 99 में आपने देखा कारगिल वाला जो युद्ध था, वो 99 वाला युद्ध है कारगिल का, है ना। तो लगभग 4 युद्ध लड़े गए। आने वाले समय में स्थितियाँ ऐसी बनी रहती हैं कि युद्ध होने की पूरी संभावना बनी रहती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वाला वाली घटना जो आप लोगों ने देखा कि सरकार ने, वो भी एक तरह से युद्ध ही था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सेना के द्वारा किया गया युद्ध था, तो इस नाते उसको युद्ध की श्रेणी में न रख करके उसको क्या कहा जाता है, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, है ना। आगे चल करके इसी का स्वरूप अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह भी युद्ध का रूप ले सकता है। और मूल विषय क्या है, सीमा विवाद ही है, जमीन हमारी, इस तरह का। फिर इसके बाद में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करते रहना। जैसे भारत में सोचिए इस टाइम में भी देश आज़ाद हो गया, लगभग करीब में 80 साल, नियर अबाउट आप मोटे मोटे तौर पे आप रख सकते हैं कि लगभग 80 साल करीब में होने जा रहा है आपका देश को आज़ाद हुआ। भाई 47 में देश आज़ाद हुआ था, तो 15 ईयर उधर रख लीजिए और बाकी यहाँ रख लीजिए 3, तो लगभग 75-76 साल तो वैसे ही हो गया आपका, है ना। तो लगभग करीब में 80 साल के करीब में 70 से 80 साल के करीब में हो गए। उसमें भी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है सांप्रदायिकता। अभी कर्नाटका वाला विषय आप लोगों ने देखा ही होगा, कर्नाटक तमाम सारे मुद्दे हैं, यानी कि अभी भी हमारे राष्ट्र में देश सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई डाली थी अंग्रेजों ने, उसका इतना असर है कि 2 राष्ट्र बनने के बाद में भी, 2 क्या कहिए आप, 3 राष्ट्र बनता है, 3 राष्ट्र बनने के बाद में भी अभी भी मुद्दा इतना गर्म है। और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के लोग इतने बड़े तरह सांप्रदायिक हो जाते हैं कि अपने परिधानों को लेकर के, अपने जो उनकी सभ्यता संस्कृति, मैं तो क्लास में ही रही हैं, आप लोग सभ्यता संस्कृति में पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि मतलब इन विषयों पर भी लोग अपने संघर्ष में कि हम ये पहनेंगे, हम वो पहनेंगे, मतलब जो भी परिधान, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है किसी भी विषय को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, यही बहुत बड़े विषय का विषय है। भाई आप ड्रेसिंग पैटर्न को जो 80 साल से आप आदमी पहन रहा है, उसके पहले से पहन रहा था, उसको लेकर के इतना विवाद हो जाता है कि हत्याओं तक की नौबत आ जाती है। स्कूलों को बंद करना पड़ता है, स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ती है, टीचरों को शासनादेश जारी करना पड़ता है, विद्यालयों को। एक बड़ा विषय है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो हिंदू कोई परंपराओं के हिसाब से पहनने वाले लोग हों, चाहे इस्लामिक परंपरा से हो, चाहे सिख परिवर्ती से हो, चाहे वो कोई और संप्रदाय हो, तो एक अपने आप में एक कहीं कहीं पिछड़ी हुई सभ्यता संस्कृति के घोतक जो लोग हैं वो इसका परिचय दे रहे हैं कहीं कहीं इस चीज़ को। और उसको लेकर के अभी तो हत्या जो हो गई, वो मामला और गर्म हो गया माहौल। तो चुनावी एक माहौल में ऐसे मौसम में हुआ जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस समय में किसी की हत्या हो रही है और उसको जोड़ा जा रहा है उस सांप्रदायिक दृष्टिकोण के आधार पर, तो ये विषय तो जटिल हो ही जाता है। और अगर इसका कहीं आंशिक प्रभाव पड़ता है चुनाव पे तो बड़ी बात हो जाएगी कि सांप्रदायिक पोलराइजेशन हो गया इसका, तो एक बड़ा विषय है। जबकि भारत जैसे ऐसे राष्ट्र में, लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाओं का होना शर्मसार करता है ना। सभ्यता संस्कृति में जो आप उन्नति की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं, उसके लिए ये अभिशाप के तौर पे ही मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है सभी लोग ऐसे ही देख रहे होंगे जो होंगे। भाई हम पहले तो भारतीय हैं और उस कानून के दायरे में हैं, फिर इसके बाद हमारे अपने धर्म है ना। और भारत सरकार की हर वह संस्था जब हमको हर तरह की आज़ादी दे रखी है, चाहे वो धार्मिक आज़ादी हो, चाहे हमारी किसी भी तरह की जो भी हमको फ्रीडम मिली हुई है सभ्यता, चाहे वो हमारे सभ्यता संस्कृति को सृजित करने के लिए, तो उसके लिए मतलब इस तरह का अधिकार मिलने के बाद में भी इस तरह के विवाद हों और इसमें मतलब विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि स्कूलों की पढ़ाई तक प्रभावित होने लगे, तो विषय चर्चा का बन ही जाता है अल्टीमेटली। और वो किसी भी पक्ष का हो, कौन सही कौन गलत, ये न्यायपालिका और लोग जाने जो उस एडमिनिस्ट्रेशन में है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं विषय प्रभावित करता है। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, किसी बात को लेकर के, इस तरह के मुद्दे को लेकर के पढ़ाई बंद कर दी जाए या आप पढ़ना बंद कर दें, तो एक चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है। यानी कि आपके लिए जो विकास है वो प्रभावित
आपको कर देता है, मतलब यानी कि आप विकास को छोड़ करके उन मुद्दों पे आप ले करके चलते हैं। इतनी ज़्यादा आप अपने आप को बैकवर्ड मानसिकता आपकी है किसी भी विषय को लेकर के। तो जो लोग भी हैं जो क्रियान्वित करा रहे हैं या जो लोग उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पिछड़े होने का परिचय दे रहा है और ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए विकास और तमाम सारी चीज़ों का लेकर के। तो पाकिस्तान को इसी मुद्दे को लेकर के उसके राष्ट्र का ही निर्माण हुआ है, तो भाई वो तो कहेगा ही। किसी भी राष्ट्र का निर्माण, मान लो कोई हिंदू राष्ट्र हुआ है और हिंदू राष्ट्र में होगा तो कहेगा ही अपनी बातें अपने पक्ष में, और किसी का इस्लाम है, किसी का बौद्ध है, किसी का जैन है, किसी का जो भी है, तो वो तो कहेगा ही कि भाई सही है। तो पाकिस्तान का तो अपना एक तर्क है, तो वो तो कहेगा ही, वो उसको और भी कोई प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा। तो हम लोगों को इसको सोचने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रहे थे, आप लोगों ने देखे होंगे, ये सब समाज के लिए ठीक नहीं है, विकसित राष्ट्र के लिए एक सही नहीं है कि जो विकासशील देश है उसके लिए इस तरह का मुद्दा युवाओं के मध्य में ये चीज़ें जो हो रही हैं वो घातक है। युवा अगर इससे मोटिवेट होगा तो आने वाली जनरेशन भी प्रभावित होगी। भाई मानो पेरेंट्स हों तो चलेगा कि कुछ लाइफ उनकी कुछ साल की बची है, आप प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी लोग हैं, आप लोग अगर इस तरह के रहेंगे तो फिर तो और बढ़ जाएगा और बढ़ चढ़ के चीज़ें होंगी, जो कि नहीं ठीक है। तो वो इसी राष्ट्र को लेकर के हम लोग लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही हमारी GDP का बहुत बड़ा धन हमारा इसी पे चला जाता है। हम आधुनिक से आधुनिक व्यापार लेकर के टेक्नोलॉजी लेते हैं जो लड़ाई झगड़े और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के है, तो हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसमें जाता। अगर यहाँ ना जाता तो किसी और कार्य में लगता, तो हम कुछ और कर रहे होते। शायद हमारी प्रोग्रेस अगर 5% ही बढ़ी होती तो बहुत ज़्यादा विषय बनता उसका प्रोग्रेस का। तो ये एक विषय है। तो हम लोगों ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी इस भाई से अपने। आगे देखिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है ये। 99 में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो चुके हैं। इस विवाद का मुख्य मुद्दा कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हमारा है कि नहीं है। सियाचिन में 5 के अलावा देखेंगे तो वहाँ पे 5 चोटियाँ हैं, जिनमें 3 पे पाकिस्तान का, 2 पे भारत का अधिकार है। कच्छ का रण, योम सरक्रीक रहा है। अब कौन सा राज्य जो भारत का है वो सबसे ज्यादा सीमा कवर करता है पाकिस्तान के साथ? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है पाकिस्तान से? राजस्थान है जी। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा उसकी लगती है। फिर इसके बाद में आपका राजस्थान का नंबर आता है। चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें रहा है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर, भारत का जम्मू एंड कश्मीर राज्य पाकिस्तान से 1225 किलोमीटर लंबी 1225 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, जो कि सबसे लंबी रेखा है, जो पाकिस्तान से मिलती हुई सबसे लंबी रेखा है। अरे मतलब इस सेंस में आप समझिएगा, सबसे लंबी का सेंस ये मत कर लीजिएगा बच्चों, सबसे लंबी मतलब पाकिस्तान से जितने राज्य लगते हैं उस सेंस में है ना, ऐसा नहीं कि सीमा की सबसे लंबी रेखा। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा आपका कि पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है तथा राजस्थान
1037 किलोमीटर, ऐसे कामा लगाते हुए लिखते जाइएगा। राजस्थान 1037 किलोमीटर यानी 1037 किलोमीटर। पंजाब 553 किलोमीटर। गुजरात 508 किलोमीटर। की सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, भारत नेपाल। लिखिए भारत नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। जो पश्चिम में नेपाल तिब्बत उत्तराखंड, जो पश्चिम में नेपाल तिब्बत उत्तराखंड त्रिसंधि से प्रारंभ होकर पूर्व में सिक्किम तक चला जाता है। पूर्व में सिक्किम तक चला जाता है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिहार नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी 729 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। जबकि उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर, उत्तराखंड 263 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर, सिक्किम 99 किलोमीटर, लंबी सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट बेटा, भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
तथा मिजोरम को स्पर्श करती हैं। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश, क्यों? जब लिखा है सर्वाधिक तो कैसे हो जाएगा मिजोरम? 520 किलोमीटर इसकी है, 510 किलोमीटर मिजोरम की। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, यो मिजोरम 510 किलोमीटर है। म्यांमार का अराकानयुमा पर्वत भारत तथा म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। भारत म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण 1826 के यांडबू ऐसे है, यांडबू संधि। ठीक है, यांडबू संधि के आधार पर हुई थी, जिसका सही निर्धारण 10 मार्च 1967 की द्विपक्षीय संधि के द्वारा हुआ। 10 मार्च 1967 की द्विपक्षीय संधि के द्वारा हुआ। भारत भूटान सीमा लिखिए। भारत भूटान सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, एवं अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई असम के साथ स्पर्श करती है। सर्वाधिक लंबाई असम के साथ स्पर्श करती है। इसका निर्धारण 1949 ईस्वी में या 1949 की संधि से हुआ था। इसका निर्धारण 1949 की संधि से हुआ था।
जो कि दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग की संधि है। सैन्य सहयोग की संधि है। सैन्य सहयोग की संधि जैसे जापान है, तो जब हिरोशिमा नागासाकी पे युद्ध हुआ था, बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा कुछ राष्ट्रों पे प्रतिबंध लगा था, जिनमें जापान भी एक था, कि ये अपनी आर्मी, क्योंकि जापान उस समय बहुत शक्तिशाली था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और उस पर अमेरिका का जो हमला हुआ पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देता है, एक तरह से झकझोर के रख देता है परमाणु बम गिराने के कारण से। तो उस पर इनको प्रतिबंध लगा दिया गया कि अपने हथियार नहीं बनाएंगे, आप उस तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले में ही अपनी सेना रखेंगे, मतलब ऐसी सेना नहीं रखेंगे जो बाहरी युद्ध कर सके। मतलब इसका मतलब है सेना पे प्रतिबंध कर दिया, लिमिटेड सेना बनाएंगे, बाकी उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूएसए करता है। इसी नाते जब भी कोई बात होती है तो तुरंत क्या करता है कि जैसे नाटो संगठन है, आप देख रहे हैं, तो बाकी राष्ट्र क्या करेंगे, अपना संगठित हो जाते हैं, उनके पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए पे निर्भर रहते हैं। अब 28 सदस्य किसी एक पे हमला, सब पे हमला माना गया, तो बाकी लोग अपना और चीज़ों पर विकास पे फोकस करते हैं। बहुत ज़्यादा सेना रखना, बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियारों का सृजन करना, वो उनके लिए काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने और चीज़ों पे ध्यान दें, वरना अपनी जीडीपी का बहुत ज़्यादा धन उस पर खर्च करेंगे। हालांकि लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते आंतरिक सुरक्षा के मामले में, लेकिन बहुत बड़ी सेना नहीं रखना चाहते वो। उसी तरह से ये सब जो राष्ट्र हैं, इन पर भी यही चीज़ें लागू होती हैं। जैसे भूटान है, तो इसमें संधि के तहत है कि भाई कोई बाह्य आक्रमण करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो उन संधि पत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से संधि करे रहते हैं, और या उस जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन वाला जो संधि होता है सुरक्षा को लेकर के, हर तरह की संधियां हैं ना, जैसे नाटो का तो मैंने बताया 28 देशों का आपने देखा है ना पूरी तरह से। अभी यूक्रेन पे जैसे देखिए रूस हमला करने की बात कर रहा है ना, इस समय ज्वलंत मुद्दे में चल रहा है, तो यूक्रेन उतना बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है जो कि रूस का मुकाबला कर सके, लेकिन वो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य है। अब नाटो सदस्य होने के नाते नाटो के डिफिनेशन में ही उन्होंने रख रखा है संगठन में कि किसी एक पे हमला माना जाएगा, नाटो के सभी देशों पे हमला, तो सब मिलकर के हमला करेंगे। तो इसी नाते यूएसए वगैरह या जो बड़े राष्ट्र हैं वो तुरंत उस पर हस्तक्षेप करने की बात करेंगे, भाई देखो तनाव इतना ना बढ़ जाए कि लड़ाई हो जाए, और लड़ाई हो जाएगी तो दो ऑप्शन है कि चूंकि इनके साथ पूरा लड़े, और लड़ेंगे तो फिर विश्व युद्ध की फिर चुनौती बन जाएगी, क्योंकि और नहीं अगर मदद करते हैं तो नाटो का अपना संगठन फेल हो जाएगा। तो बड़ी चुनौती इस तरह से है उनको, इस नाते वो चाहते हैं, बार बार उनसे बात करते हैं कि भाई देखो इसमें से कुछ और रास्ता निकालो, कुछ और विकल्प निकालो इसका। ऐसा ना हो जाए कि पता चला रूस ने हमला कर दिया तो ये नहीं करेंगे तो नाटो ध्वस्त हो जाएगा, और नाटो अगर हमला कर दिया जाएगा तो उनके सहयोगी लोग फिर आ जाएंगे, तो फिर उसमें क्या होगा कि लड़ाई बड़े पैमाने पर छिड़ने की पूरी तरह से ये हो जाएगी। अब नाटो गया पूरा 28 देश इधर से चले गए, अब उधर से चीन भी आ गया साथ में, तो कोई और भी आ गया, तो कोई और भी आ गया, तो उसी में लड़ाई बड़े पैमाने पर छिड़ गई। मुद्दा दो राष्ट्रों के बीच में था, अब यहाँ पर कई राष्ट्रों का गुट बन गया, समझ रहे हैं। तो संधियों से कहीं कहीं वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो संधि है, क्योंकि बहुत शांति प्रिय देश है भूटान हमारा ना, पड़ोसी हमारा जो मुल्क, बहुत प्यारा सा छोटा सा, कार्बन मतलब एक तरह से कहिए कार्बन क्रेडिट में बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो कार्बन क्रेडिट करता है, कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम करता है या नहीं करता है, जीरो क्रेडिट है इसकी। और विश्व में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जितना इतना कम कार्बन का उत्सर्जन करे, बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करता इस तरह से इसका। ये बहुत सारी चीज़ों पर बाकी और राष्ट्रों से निर्भर है, चूँकि हम लोगों के बीचों बीच में है, और उधर क्या तिब्बत पड़ता है, तिब्बत के बाद चीन पड़ जाता है, तो चीन उस पार जाना पड़ेगा, तो वो भारत से बहुत अच्छे मैत्री संबंध है। नेपाल से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ और भी चीज़ें बीच में जब हित प्रभावित होने लगते हैं तो संबंध कटु हो गए हैं हम लोगों के। वरना नेपाल भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, हमारा है, बहुत ऐसी है। तो अगर वहाँ की जो गोरखा रेजिमेंट चलती है वो वहीं की है, नेपाली ही लोग होते हैं, नेपाल के लोगों को भर्ती थे यार। नेपाल के गोरखा रेजिमेंट के जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो गोरखा रेजिमेंट है नेपाली लोगों की रेजिमेंट है, नेपाल से लोग आकर के उसमें भर्ती लेते हैं, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो गोरखा वहीं के रहने वाले हैं, उनके लिए ब्रिटिश आर्मी ने ही व्यवस्था कर रखी थी, तो हमारे इतने अच्छे संबंध रहे। लेकिन उसमें होता क्या कि व्यक्ति अधिक प्रभावित हो जाए, चीन इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है उसमें, तो वो लोग ज़्यादा उनका झुकाव जो है, जो सरकारें बनी वो चीन की तरफ ज़्यादा उनका दोस्ताना रुझाव रहा, तो भारत से वो हमेशा तन की बात करते हैं। वैसे उनका सारा सामान आता था बंगाल की खाड़ी में,
या मुंबई में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू भारत वहाँ तक भेजता था उनके सामान को। अभी धीरे धीरे वो बाहर से मंगाने लगे हैं, चीन को अलग से पहुँचाने लगा है। तो अब चीन उसमें हस्तक्षेप करता है, भारत के विदेश नीति पे भी प्रभाव डालता है। थाईलैंड म्यांमार से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब उसको लेकर के भी वो वहाँ पर मदद करता है, वो अपने पक्ष में लेना चाहता है उनको, और बहुत बड़े पैमाने पर उनको धन कम मुहैया कराता है। जब उनका ज़्यादा हित प्रभावित होने लगता है तब वो चिल्लाते हैं, तब वो छोड़ने की बात करते हैं, और ड्रैगन अपना इतना ज़्यादा विस्तार कर लेता है चीज़ों पे कि फिर वो एक तरह से कहीं उनको एक ग्रसित करने लगता है, एक रोग की तरह वो हावी हो जाता है। वही चीज़ें नेपाल में भी होती है। अब सरकारों के बनाने में जो भारत के समर्थक पार्टियां हैं उनको न जीतने दिया जाए, ऐसा भरसक प्रयास करते हैं वो सब। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे भी देखिए हुआ था ना कि धार्मिक रूप से भी बहुत जुड़ाव है भारत का, क्योंकि भारत भी एक तरह से बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है, और वो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कभी हुआ करता था। 2000 के बाद से जब राजशाही खत्म हुई तो हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया, लेकिन हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनका भगवान श्री राम से क्या रिलेशन वगैरह बनाया जाता है, सीता जी का बताया जाता है, वहीं के रहने वाली थी, और क्या है तमाम सारे रिलेशनशिप स्थापित होते हैं। तो जब मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, परिपथ की बात हो रही थी, राम परिपथ की बात हो रही थी, तो उसमें बताया गया कि यहाँ पर उनका ये रिलेशन है, तो वहाँ पे उस सरकार ने खारिज किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो कि मतलब इस तरह के हमारे संबंध तलखी दिखा रहे थे उसमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत के उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं कभी। अब आज वर्तमान समय में सरकारें बदल जाती हैं तो संबंध खराब होने लगते हैं, ये सब है। और इसमें सब विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप वगैरह रहता है, फिर प्रभावित होने लगता है तो लोग उनके वाली करने लगते हैं। जैसे मान लो हमने आपको 100 रुपये का उधार देकर कोई काम किया, कोई आया 1000 रुपये दे के करने लगा आपके साथ, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई 1000 रुपये दे रहा है, 100 रुपया दिए थे हमको, है ना। अपने पक्ष में लोग कर लेते हैं ना। अब कोई जलेबी लेकर के आया, कोई लेके माखन भोग लेके आया, तो आप उसके पक्ष में नहीं हो जाते हो, तुरंत भाग के चले जाओगे कि भाई चलो वो बढ़िया है, वो खाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये लोग भी लाभ देते हैं, शुरुआती दौर में लालच देंगे, बाद में वो कर देंगे। बीच में आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर के घटिया क्वालिटी के हेलीकॉप्टर भी वहाँ दे दिया उनको, सब तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं। जब हमारे यहाँ बिपिन रावत जी सेना प्रमुख जो दुर्घटना ग्रस्त हुए थे, उसके बाद में लगा कि चीन ने पाकिस्तान नेपाल को वो घटिया क्वालिटी का हेलीकॉप्टर्स दिया है, तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारी टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत आगे है, आपको मालूम है। तो वो प्रलोभित कर ले जाता है सस्ती चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देने के नाते भारत के दोस्तों को वो कहीं अपने पक्ष में करना चाहता है, और कर भी बहुत हद तक लिया भी है उसने। जो आपके म्यांमार है, आपका नेपाल है, पाकिस्तान तो भाई अपने आप जबरदस्ती भारत का दुश्मन वाला वो दोस्त बना लेता है कि ले लो भाई कुछ भी हो, भारत के विरोध में बोलो तो आओ तुम्हारे साथ में, क्या चाहिए तुमको, है ना। ये उस टाइप के लोग होते हैं। आप लोगों के घरों के आसपास भी आप लोगों के लाइफ में बेकार लोग होंगे, हो सकता है, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो पाकिस्तानी जैसे लोग बेकार होंगे कि जो कि आपकी बुराई में हमेशा साथ रहते हैं। जैसे कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां समय देख रहे होंगे ना कि उसका मत बोलो बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका भी हित लोग करते रहते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं आगे की बात। तो ये जो समझौता आपने पूछा था बेटा, उसमें यही है कि ये एग्रीमेंट है और उनकी सुरक्षा की एक्शन ली है, ठीक है, कि भूटान पर कोई हमला करेगा तो सुरक्षा करेगा। जापान पर इसी तरह से अगर हमला कहीं कर दिया किसी ने, चीन ने, तो यूएसए उसकी मदद करेगा। यूक्रेन पे भी हमला हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, और बात बिगड़ जाएगी बहुत ज़्यादा तो हमला भी करेगा संयुक्त रूप से, नाटो मिल करके हमला करेंगे उस पर, और फिर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई राउंड की बमबारी तो हो चुकी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, तो मेरी आंसर है। हमेशा लोग यही कहते हैं जब तक बड़े पैमाने लोग मर ना जाए, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी इसमें प्रतिबंधित किया जाता है कि बातें ना हाईलाइट करें वरना ये विवाद बढ़ सकता है ना। ऐसे ही आप लोग न्यूज बहुत अच्छी नहीं पा रहे होंगे, जब चीन और भारत के मध्य में सीमाओं पर गलवान घाटी में चल रहा था तो न्यूज वाले भी इसको संयम बरत रहे थे। अब शांत हो गया, जब मर जाते थे बता तो मर गया, मतलब मजबूरी थी तो बताना, उससे बताते जब शांत हो गया माहौल, चीन हट गया है तो नहीं गया, मतलब कुछ इस तरह से कभी गर्मी कभी नरमी की माहौल हमेशा बने हुए थे। ऐसे ही है आगे तो हो गया ये भारत भूटान। अब देखिए भारत अफगानिस्तान के बारे में लिख लीजिए, फट से जल्दी करिए भाई, आगे समाप्त हो गया। लिखिए भारत अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण 1896 में
1896 ईस्वी में सर मोर्टिमर डूरंड लाइन नाम सुने हैं ना? वही उनका नाम, पूरा नाम है सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। वर्तमान में भारत अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के भारत अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के मध्य इसका विभाजन हो गया है। सीमा के मध्य इसका विभाजन हो गया है। ओके, अब कौन कौन से स्टेट हैं जो कि कई देशों से सीमा बनाते हैं? जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख किन किन देशों से सीमा बनाता है? लद्दाख नेपाल से बनाता है, चीन से बनाता है, अफगानिस्तान से भी बनाता है और पाकिस्तान पीओके जो कब्जा किया हुआ है ना, तो इस तरह से 3 राष्ट्र, तो इस तरह से देखना हम लोगों को है। अब हम लोग लिखेंगे कि एक से अधिक देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के हैं। लिखिए, एक से अधिक देशों से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसमें करते हैं बच्चों, एक तरफ देखिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिखिए लद्दाख, और दूसरी तरफ लिखिएगा कि किन देशों से साझा करते हैं सीमा, तो वो आप समझ जाएंगे। अभी देश लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिखा लद्दाख, लिखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, 3 देश। एग्जाम ऐसे ग्रुप में दे देगा और आप पूछेगा। इसके बाद मिजोरम किन किन से सीमा बनाता होगा? म्यांमार और बांग्लादेश। गुड, चलिए म्यांमार, बांग्लादेश, मिजोरम की स्थिति है ये। असम, ये किससे किससे बनाएगा? अरे यार भूटान लग गया। हाँ, भूटान जब आ गया ना, भूटान के पार करके कभी आप सीमा जानेंगे। भूटान आ गया तो भूटान बीच में, इसका मतलब नीचे कोई, तो भूटान और पश्चिम बंगाल। असम जो है भूटान और पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और भूटान। जी, बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश बच्चों, म्यांमार से 520 किलोमीटर भी आपने पढ़ा। चीन से है ही, तो 2 ही राज्य हैं, ठीक है, चीन, म्यांमार। नेक्स्ट है उत्तराखंड। भूटान से किसी में बना रहा है, टच कर रहा है, या दार्जिलिंग उसको रोक लेता है पश्चिम बंगाल? चलिए अभी याद करिए, उसको देख लिया जाएगा मैप में, तो स्पष्ट हो जाएगा, तो आपको नोट कर लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में बहरहाल अभी चीन और म्यांमार ही लिखिए। उत्तराखंड का करिए चीन, नेपाल,
पश्चिम बंगाल का जो है वो किन किन देशों से होगा? नहीं, बुक्स बंद करिए उसको। लाइए मैं दीजिएगा। कुछ भी बोल दीजिए। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे आप देखेंगे तो देखने में हमें तो लगता है कि मिलता होगा, तो बीच में कुछ और भी हो सकता है ना, कुछ ऐसे और भी हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि डूरंड जो लाइन है 106 किलोमीटर लंबी है, लेकिन वर्तमान समय में पीओके होने के नाते तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में भी सीमा है और भारत और अफगानिस्तान के मध्य में भी सीमा है। ठीक है, तो सीमा का निर्धारण आप मैप में जब देखेंगे, जब मैप आपके सामने होगा, बहुत अच्छे से स्थिति स्पष्ट रहती है। अब मैपा भाव के कार्ड से यहाँ कुछ चीज़ें भी नहीं देख पाते आप लोग, कोई बात नहीं है, उसको देख लिया जाएगा। आप लोग जरूर देखा करें उसको, मैप में देखेंगे तो याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। चले आगे। तो उत्तराखंड हो ही गया भाई, चीन और नेपाल, और पश्चिम बंगाल करें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम नेपाल है, चीन है, भूटान। 3 नेपाल, चीन, भूटान। नामकरण भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, याद रहे आप लोगों को। भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत और मिशन बहुत केयरफुली क्वेश्चन मत पूछा करिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में पर जो है उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ ने दोनों को किया था, लेकिन नामकरण अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वो तो रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को मूल रूप से कहा जाता है पाकिस्तान, तो चूंकि वो भी पाकिस्तान ही बना था, जैसे पाकिस्तान का निर्धारण किए थे ना वो, तो पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान बनाए थे, इस नाते दोनों लोगों को माना जाता है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान ही बन रहा था, वो भी पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। वर्तमान समय में मतलब उसका नाम क्या है? तो मेन रूप में आप समझिए कि पश्चिमी पाकिस्तान को ही उसको वेटेज दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो बताएं जरा हमको, कोई लोग बता पाएंगे? परिचालन शून्य रेखा कहा जाता है इसको। चलिए लिखिए, सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? परिचालन शून्य रेखा। लिखिए, एक तरफ देश लिखिए, दूसरा नाम सीमा रेखा लिखिएगा। ठीक है, एक तरफ कंट्री, दूसरी तरफ सीमा रेखा। तो बांग्लादेश परिचालन शून्य। अब मैं राज्य तो लिखा चुका हूं, तो राज्यों के बारे में बता नहीं रहा हूं, कौन कौन से राज्य टच करते हैं, एक बार हो चुका है। दूसरी तरफ लिखिए बेटा चीन, मैकमोहन, जिससे वन लाइन में आपको इजीली आप समझ जाएं। मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य में रेड क्लिफ। नेपाल के मध्य में, भारत के मध्य में कौन है भाई? ये भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वो भी सीमा खींची थी, बांग्लादेश की भी सीमा खींच दी थी, है ना। रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है नेपाल की सीमा रेखा को भी। म्यांमार की सीमा रेखा बच्चों इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर। और अफगानिस्तान की तो डूरंड जान ही रहे हैं आप, बस इतना ही करिए इसके लिए। कल हम लोग जो है जलीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी जलीय सीमा है और इसके अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से क्षेत्र किसके अंतर्गत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल जलीय सीमा के साथ मिलते हैं हम लोग।